नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। कार्तिकीय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में चलते चलते हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 पर चर्चा कर ली थी। अगर मैं आपसे पूछूं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 शुरू कब हुआ, तो आपसे डेट पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का एक बहुत चर्चित नारा है जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है, करो या मरो। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन के दौरान दिया था। आज हम लोगों को वेवल योजना 1945 से चर्चा शुरू करनी है। वेवल योजना 1945। वेवल योजना 1945 नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि वेवल किसी व्यक्ति का नाम है। ये जो वेवल हैं, ये उस समय वायसराय, भारत में वायसराय बना के भेजे जाते हैं 1943 में। वायसराय बना के भेजे जाते हैं। देखिए, एक बना के भेजने में एक थोड़ा सा सुबह का ही मैं आपको एक किस्सा बता दूं। मेरे पास एक लड़की आई इंक्वायरी के लिए। अब वो कह रही, सर क्या लेखपाल इसी कोचिंग में बनाए जाते हैं? तो मैंने कहा, लेखपाल इस कोचिंग में बनाए नहीं जाते बेटा, यहाँ पे लेखपाल परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो ये बना के भेजे गए, यानी इनको एक जिम्मेदारी दे के भेजी गई थी वायसराय की 1943 में। किसको? वेवल को। ठीक है, इतनी बात समझ आई? समझिएगा, वायसराय 1943 में आते हैं। वेवल किसके स्थान पे आते हैं? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवल आते हैं। अब लॉर्ड वेवल जब भारत आएंगे तो भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए काफी कुछ काम करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, और उसी योजना को हम लोग वेवल योजना के नाम से जानते हैं। समझिएगा, डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 4 जून 1945 को, 4 जून 1945 को वेवल एक योजना प्रस्तुत करते हैं। इसी योजना को हम लोग वेवल योजना के नाम से जानते हैं। 4 जून 1945 को वेवल एक योजना प्रस्तुत करते हैं। उसी योजना को हम लोग वेवल योजना के नाम से जानते हैं। बारी बारी से हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इस वेवल योजना में क्या क्या बिंदु थे। चलिए पहले नंबर से शुरू करते हैं। वायसराय बन के आए हैं, वेवल योजना प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला बिंदु क्या देते हैं? कहते हैं कि भैया जो गवर्नर जनरल है, जो गवर्नर जनरल है, इसकी कार्यकारिणी में, इसके केंद्रीय कार्यकारिणी में, गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे। सभी सदस्य कैसे होंगे? भारतीय होंगे। पहला पॉइंट कहते हैं कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर। एक तो स्वयं गवर्नर जनरल, एक स्वयं गवर्नर जनरल, और दूसरा सैन्य प्रमुख। सैन्य प्रमुख। इन 2 पदों को छोड़कर इसके अतिरिक्त जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य होंगे वो सभी भारतीय होंगे। पहली बात समझ आएगी। दूसरी बात, वेवल योजना के अंतर्गत दूसरा बिंदु ये कहते हैं कि जो केंद्रीय कार्यकारिणी के सभी भारतीय सदस्य हैं, इनमें जितने हिंदू होंगे उतनी ही सदस्यों की संख्या मुस्लिमों की रखी जाएगी। यानी जितनी संख्या में हिंदू शामिल किए जाएंगे उतनी ही संख्या में मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। कहां पर? केंद्रीय कार्यकारिणी में। गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में जितनी संख्या हिंदुओं की होगी उतनी ही संख्या मुस्लिमों की होगी। इतनी बात समझ आई? तीसरे बिंदु पर अगर हम बात करें
तो वेवल ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी आफ्टर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। इतनी बात समझ आ गई। पहले पॉइंट में कहते हैं कि गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य भारतीय होंगे, दो लोगों को छोड़कर, गवर्नर जनरल और सैन्य प्रमुख को। दूसरा पॉइंट कहा कि उसकी कार्यकारिणी में जितने सदस्य होंगे उतने बराबर संख्या में होंगे, जितने हिंदू उतने ही मुस्लिम। तीसरा पॉइंट कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, भारतीय खुद अपना संविधान बनाएंगे। तीन बातें हो गई। चौथी बात में वेवल अपनी चौथी बात में क्या कहते हैं कि जो नेता या जो भारतीय नेता भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में जो भारतीय नेता भारत छोड़ो आंदोलन में निरुद्ध किए गए थे, निरुद्ध किए गए थे, रिहा होंगे। कहते हैं कि जो भारतीय नेता भारत छोड़ो आंदोलन में निरुद्ध यानी गिरफ्तार किए गए थे वो अब क्या होंगे, रिहा होंगे। ये चार इंपॉर्टेंट बातें कहां पे कही जाती हैं, वेवल योजना के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट है, अगर हम उसको समझे, पांचवें बिंदु के रूप में इसको समझ सकते हैं कि शिमला में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। शिमला में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। बारी बारी से एक एक पॉइंट को फिर से समझते हैं। वेवल योजना 1945 में आती है। वेवल योजना में पहला पॉइंट, केंद्रीय कार्यकारिणी में, गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे। दूसरी बात, जो भी गवर्नर जनरल का पद होगा और जो सैन्य प्रमुख का पद होगा ये ब्रिटिशर्स ही होंगे। दो बातें, हिंदुओं की संख्या मुस्लिमों की संख्या के बराबर होंगी। अगली बात, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। अगली बात, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भी नेता गिरफ्तार किए गए थे उनको क्या किया जाएगा, रिहा किया जाएगा। और चलते चलते लास्ट बिंदु, शिमला में एक सर्वदलीय बैठक या सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित की जाएगी। इस सर्वदलीय सम्मेलन का मोटो क्या था, इन सब चीजों पर हम लोग शिमला सम्मेलन, इसके बाद नेक्स्ट शिमला सम्मेलन में चर्चा करते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये बिंदुओं का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेवल योजना 1945 के बाद में अब हमारा नेक्स्ट होता है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन। चलिए शिमला सम्मेलन में, अब ये बात तो वेवल योजना के अंतर्गत तय थी कि शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य। 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य, 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य। आप इसको जब याद करेंगे तो हमेशा इसको तोड़ करके लिखिए। जून का मतलब 0 से 14 जुलाई यानी 07। अब आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी होगी। 7 दूनी 14, इस तरह से आप याद कर सकते हो। 14 जुलाई, 25 जून, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 11 यानी 6। रिलेट करके आप याद करेंगे, बड़ा आसानी से आपको ये डेटे याद हो जाएंगे। समय सन कौन सा चल रहा है, 1945। 25
जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से अबुल कलाम आजाद, कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व मंडल था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अबुल कलाम आजाद। इस सम्मेलन में एक और बात आपसे कभी कभी पूछता है, क्या शिमला सम्मेलन में महात्मा गांधी हिस्सा बनते हैं? तो नहीं, शिमला सम्मेलन में गांधी जी हिस्सा नहीं बनते। गांधी जी इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेते। गांधी जी इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेते। अब क्या इस सम्मेलन का जो मोटो था, जो उद्देश्य था, वो सफल हो पाता है? नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग की एक ये मांग होती है। अभी हमने इसके पीछे वेबल योजना में आपको बताया कि जो केंद्रीय कार्यकारिणी है उसमें जितने सदस्य हिंदू होंगे उतने ही सदस्य मुस्लिम होंगे। तो मुस्लिम लीग की ये एक मांग होती है कि जो केंद्रीय कार्यकारिणी के मुस्लिम सदस्य हैं, मुस्लिम लीग की ये मांग होती है कि जो केंद्रीय कार्यकारिणी के मुस्लिम सदस्य हैं, इन सब सदस्यों का निर्धारण मुस्लिम लीग करे, या जो भी सदस्य केंद्रीय कार्यकारिणी में सेलेक्ट हो वो मुस्लिम है तो वो सब कौन बताएगा? मुस्लिम लीग। तो ये मांग होती है मुस्लिम लीग की, जो कि कांग्रेस मानने से मना कर देती है। मुस्लिम लीग की ये मांग कांग्रेस मानने से मना कर देती है, जिसके फलस्वरूप आपको ये पता है कि 14 जुलाई को यह सम्मेलन खत्म हो जाता है और इसका रिजल्ट विफल, यानी इस सम्मेलन का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। शिमला सम्मेलन में इतनी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम लोगों ने चर्चा की। शिमला सम्मेलन के बाद में जो अगला हमारा पॉइंट है, अगला जो हमारा विषय है पढ़ने के लिए, वो है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, कैबिनेट मिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। कैबिनेट मिशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस हमसे पेपर में पूछ लेता है। चलिए थोड़ा सा इसके इतिहास पर चर्चा करते हैं। कैबिनेट मिशन देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, 1946 में। द्वितीय विश्व युद्ध 45 में खत्म हो चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में समाप्त हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो चुका है। ब्रिटेन में अभी नए नए चुनाव हुए हैं। ब्रिटेन में चुनाव हुए हैं। ब्रिटेन में चुनाव हुए हैं। अब इन चुनावों में एक पार्टी वहां की लेबर पार्टी, ब्रिटेन के चुनाव में एक लेबर पार्टी जीत के आती है और इस पार्टी के प्रधानमंत्री, या देश के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वो बनते हैं सर क्लीमेंट एटली। अब कहानी भारतीयों की आजादी की यहां से कहीं ना कहीं एक ब्रिटेन के अंदर भी बड़ा रूप ले सकती है, क्योंकि सर क्लीमेंट एटली शपथ लेने के बाद, प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद 14 मार्च को हाउस ऑफ कॉमन्स वहां की एक सदन, जैसे अपने यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा होती है, उसी तरीके से हाउस ऑफ कॉमन्स में 14 मार्च को क्लीमेंट एटली एक बात कहते हैं कि भारतीयों को स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीयों को स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके बाद में 24 मार्च को 3 सदस्यों की
3 सदस्यों की एक कैबिनेट भारत आती है, 3 सदस्यों की एक कैबिनेट भारत आती है कब? 24 मार्च को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 मार्च को हाउस ऑफ कॉमन्स में सर क्लेमेंट एटली एक बयान देते हैं कि भारतीयों को स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके बाद में 24 मार्च को 3 सदस्यों की एक टीम भारत आती है, जिसमें पहले व्यक्ति होते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स। इससे पहले जो क्रिप्स मिशन के अंतर्गत भारत आए थे, बातचीत की थी, वही स्टेफोर्ड क्रिप्स। दूसरे हैं आपके सर पैथिक लॉरेंस, और तीसरे व्यक्ति हैं एबी अलेक्जेंडर। इतनी बात सभी को समझ आई? स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, 3 सदस्यीय टीम एक भारत आती है, जिसको हम लोग कैबिनेट या कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। इस टीम में लीड कौन कर रहा होता है? लीड का मतलब इस टीम का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? सर पैथिक लॉरेंस को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। सर पैथिक लॉरेंस को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ये कुछ इसकी डिटेल हो गई जिसको हम लोग पढ़ते हैं। अब इसके बाद में कैबिनेट मिशन 1946, यानी कैबिनेट मिशन ने क्या बातें कही, क्या बातें भारतीयों के लिए कही, एक एक बात पर हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब कैबिनेट मिशन 1946 के तहत कौन कौन सी बातें कही गई थी, इन सब चीजों को हम चर्चा कर लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका है 45 में। पहली बात कैबिनेट मिशन के अंतर्गत यह कही जाती है कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और इस संविधान सभा का गठन यहां से शुरू हो जाता है। संविधान सभा का गठन, भारत में एक संविधान सभा का गठन। अच्छा, इस संविधान सभा के जो सदस्य हैं ये कहां से चुने जाएंगे? अभी हाल ही में जो प्रांतों में विधानसभा के सदस्य चुने गए थे, उसी आधार पर, एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का जो है चयन किया जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। एक सदस्य 10 लाख तक या 10 लाख की जनसंख्या, 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये जो सदस्य है ये प्रांतीय विधानसभा, इसी में मैं बता देता हूं, जो सदस्य है ये प्रांतीय विधान सभा से अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आता है, जो कि 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसके अंदर यह है कि जो देसी रियासतें हैं, यहां से जो प्रतिनिधित्व करेगा, देसी रियासतों का जो प्रतिनिधित्व करेगा, या जो सदस्य देसी रियासतों से संविधान सभा में शामिल होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? इस चीज को डिसाइड करने के लिए इन सदस्यों में से एक समझौता समिति बनाई जाती है। समझौता समिति, और समझौता समिति और देसी रियासत एक अपनी, देसी रियासतें अपनी एक समिति बनाएंगी। समझौता समिति और देसी रियासतों की बनी एक अपनी समिति मिलकर निर्णय करेंगी कि देसी रियासतों की तरफ से कौन संविधान सभा में हिस्सा ले या संविधान सभा का सदस्य बने। समझौता समिति और देसी रियासतों की एक समिति ये मिल करके डिसाइड करेंगी कि देसी रियासतों से संविधान सभा का सदस्य कौन बनेगा। दो बातें हो गई,
तीसरी बात में अगर हम इस कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें तो संविधान प्रांतों को अपना संविधान बनाने की आजादी होगी। प्रांतों को अपना संविधान बनाने की आजादी होगी। जम्मू कश्मीर वही हुआ, ठीक है। प्रांतों को अपना संविधान बनाने की आजादी होगी। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा के सदस्यों का निर्धारण कितना किया गया था? तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्धारण, संविधान सभा के सदस्यों का निर्धारण कितना किया गया था भैया? कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? 389। इन 389, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको आप बड़ा ध्यान रखिएगा। 389 सदस्यों को निर्धारित किया गया था संविधान सभा के लिए, ठीक है। जिनमें से ब्रिटिश प्रांतों से कितने होंगे? ब्रिटिश प्रांतों से 292 होंगे, ठीक है। देसी रियासतों से कितने होंगे? देसी रियासतों से कितने सदस्य लिए जाएंगे? 93। इसके अतिरिक्त 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से होंगे। कुल मिला के कितने हैं? 389। ब्रिटिश प्रांतों से 292, देशी रियासतों से 93 और कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्य लिए जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि संविधान सभा में महिलाओं के लिए कितनी संख्या निर्धारित की गई थी? अनुसूचित जातियों के लिए कितनी संख्या निर्धारित की गई थी? अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी संख्या निर्धारित की गई थी? ये आंकड़ा भी यहीं पे देख लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगर हम बात करें कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या महिलाओं की संख्या 15। कितनी निर्धारित की गई थी महिलाओं की संख्या? 15। अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी संविधान सभा के लिए? 26। और अनुसूचित जनजाति, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए कितनी संख्या निर्धारित की गई थी? 33। ये बहुत महत्वपूर्ण संख्याएं हैं, इनको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि महिलाओं के लिए कितनी संख्या? 15, अनुसूचित जातियों के लिए कितनी संख्या? 26 और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी संख्या? 33। और कुल कितनी संख्या मैंने अभी आपको बताया? 389। ये संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई थी। इतनी बात समझ आई। अब एक बात आप बताइए कि संविधान सभा में कौन सी देसी रियासत ऐसी थी जिसका कोई प्रतिनिधित्व शामिल नहीं हुआ संविधान सभा के भीतर? मैं बताता हूं। हैदराबाद का कोई भी प्रतिनिधित्व शामिल नहीं हुआ संविधान सभा में। आज की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा की भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, फिर उसके बाद में वेवल योजना पे, वेवल योजना के बाद में शिमला सम्मेलन, और चलते चलते हम लोगों ने कैबिनेट मिशन 1946 पर चर्चा की। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत 3 लोग आए थे। सबसे पहले सर पैट्रिक लॉरेंस जो कि अध्यक्षता कर रहे थे, इनके अलावा स्टेफोर्ड क्रिप्स और इनके अलावा AB अलेक्जेंडर, ये 3 लोग आए थे कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। भेजे किसने थे? क्लीमेंट एटली ने, जो कि अभी प्रधानमंत्री बने हैं। कहां के? ब्रिटेन के। किस पार्टी से है? लेबर पार्टी के हैं। और सबसे पहली बार वहां की सदन में, वहां की संसद में सबसे पहली बार कौन इस बात को स्वीकारता है कि भारतीयों को भी स्वतंत्रता की ये जो है अधिकार है, भारतीयों को भी स्वतंत्रता का अधिकार है? तो वो सर क्लीमेंट एटली कब? 14 मार्च 1946 को ये बात स्वीकारते हैं। इतनी बात सभी को समझ आई। कल इसके आगे हम लोग अंतरिम सरकार और उसके आगे के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे।